Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Shehbaz Ali. Chemistry grade 11 chapter number 6 knowledge 6.2 का लास्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 5। आज के इस लेक्चर में हम किन एसएलओस को पढ़ेंगे। इन तमाम एसएलओस को जो फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं इनको तो हम पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ हाईलाइट करता हूं जिन एसएलओस को आज हमने पढ़ना है। ये स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अप्लाई एंथैल्पी चेंज विद रेफरेंस ऑफ हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन। एक तो इस एसएलओ पे बात करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन एनर्जी साइकिल इन्वॉल्व एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशंस का जो एनर्जी साइकिल है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसमें फिर लैटिक्स एनर्जी का क्या रोल होता है, एंथैल्पी चेंजेस ऑफ हाइड्रेशन का क्या रोल होता है, ये हम देखेंगे। परफॉर्म करेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द एनर्जी साइकिल, यानी एनर्जी साइकिल में जिस तरह की भी कैलकुलेशन आएंगे उनको परफॉर्म करेंगे। अच्छा, फर्दर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आयनिक चार्ज एंड द आयनिक रेडियस ऑफ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, यानी हाइड्रेशन एनर्जी का भी क्या रिलेशन है चार्ज के साथ और आयनिक रेडियस के साथ। कंस्ट्रक्ट एन एनर्जी साइकिल इन्वॉल्व एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, लैटिक्स एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हम देखेंगे। परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एनर्जी साइकिल, इसको भी हम देखेंगे। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आयनिक चार्ज एंड आयनिक रेडियस ऑन द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। ये आई थिंक सो रिपीट हो गया एसएलओ, ये सेम एसएलओ है। इन शॉर्ट ये तमाम बातों को आज हमने डिस्कस करना है। तो डायरेक्ट हम मूव करते हैं क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा इस कंप्लीट नॉलेज को रिवाइज कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट मूव करते हैं। और नीचे आ जाए, और नीचे, इससे भी नीचे आ जाए जी, बस इस ऊपर वाले पॉइंट पे जी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यहां से हमने बात को शुरू करना है। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्ट लाइक NaCl एंड द रोल ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिक्स एनर्जी। किस तरह से सॉल्ट को हम पानी में डालते हैं और क्या आगे चेंजेस आते हैं, यहां तक तो मैं कल डिस्कस कर चुका था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। फर्दर हमने आगे देखना है फैक्टर इफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूं, ये हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या है। बेसिकली हाइड्रेशन एनर्जी होता यह है कि जब भी फिजिक्स कहती है कि जब भी दो चार्ज बॉडीज करीब आती हैं तो उनके करीब आने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। इसी असूल को जहन में रखते हुए आप लोगों ने इस चीज को समझना है। लेट्स से मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है, प्लस माइनस। अब इनके दरमियान में जो फोर्स है जिसने इनको बाइंड करके रखा हुआ है, हम उस फोर्स के को बहुत अच्छा जानते हैं, कॉल्ड लैटिक्स एनर्जी। या सॉरी, लैटिक्स एनर्जी नहीं कहना चाहिए, लैटिक्स बॉन्ड कहना चाहिए। और उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम है लैटिक्स एनर्जी। ओके, अब जैसे ही मैं सॉल्ट को पानी में डालूंगा तो कल हमने देखा था, सिमुलेशन में भी देखा था कि ऑपोजिट आयंस, पानी के ऑपोजिट पोल्स इस तरह से अपने आप को सराउंड करेंगे कि वो सॉल्ट को अपने साथ इंगेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉल्ट को अपने साथ इंगेज करने की कोशिश करेंगे। अब इस इंगेजमेंट की वजह से, इस नए इंटरेक्शन की वजह से जो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में और नमक के पार्टिकल्स के दरमियान में इंटरेक्शंस डेवलप होंगी, इनकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी और उस रिलीज होने वाले एनर्जी का नाम होगा हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, और वो हाइड्रेशन एनर्जी मदद करेगी इस लैटिक्स बॉन्ड को, इस आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम है लैटिक्स एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो हमने अब इस हाइड्रेशन एनर्जी को देखना है कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है आयनिक चार्ज। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के, और चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आयंस के ऊपर चार्ज ज्यादा है
ऑटोमेटिकली उनकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर किसी आयन का साइज छोटा है, मींस के उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल कोट करता हूं जो जिससे आपको बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पर बात करता हूं सोडियम प्लस, और इसी तरह मैं सोडियम के साथ बात करता हूं मैग्नीशियम +2, तो बड़ा सिंपल है। देखा जाए तो मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है, और मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा होने की वजह से डेफिनेटली मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम को जब पानी का मॉलिक्यूल सराउंड करेगा तो उसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होगी वो ज्यादा रिलीज होगी। तो सोडियम की हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, मैग्नीशियम की क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह एल्यूमिनियम +3 की बात करूं तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इन तीनों के केसेस में। अब बात करते हैं आयनिक रेडियस की। ओबियसली अगर मैं सोडियम +1 का साइज अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, वी ऑल नो दैट about sodium +1, this is the size of sodium +1, and this is the size of magnesium +2, and this is the size of aluminum +3। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से सबसे ज्यादा डेंस चार्ज कौन है, कौन सा चार्ज है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो आप सब एक ही जवाब देंगे। और क्या जवाब देंगे, शाबाश, इसको जरा पेन को जरा कीजिएगा, थोड़ा सा साइज छोटा कीजिएगा इसका, ठीक है। तो अगर आप एल्यूमिनियम के को देखें तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी है, तो आप कहोगे सर जिसका चार्ज ज्यादा है, डेफिनेटली एल्यूमिनियम का, और जिसका साइज कम है और डेफिनेटली वो भी एल्यूमिनियम का। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी एल्यूमिनियम +3 की है। आयनिक रेडियस किसका ज्यादा है, सोडियम का ज्यादा है। तो आसान लफ्जों में बताऊं, आयनिक रेडियस यहां पे किसको रिप्रेजेंट करता है, साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब आयनिक रेडियस अगर ज्यादा होगा, आयनिक रेडियस अगर ज्यादा होगा, ये एरो जरा दूसरी तरफ ले जाएं, आयनिक रेडियस अगर ज्यादा होगा तो आयनिक रेडियस और लैटिक्स एनर्जी में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है स्टूडेंट्स। तो आयनिक रेडियस और लैटिक्स एनर्जी कह रहा हूं, सॉरी, हाइड्रेशन एनर्जी, माजरत, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये दो पॉइंट्स तो समझ आ गए हैं कि इन दो पॉइंट्स की वजह से कैसे हाइड्रेशन एनर्जी इफेक्ट होती है। तो अगर मैं जनरली आपसे बात करूं तो टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल इन केस ऑफ मेटल्स साइज छोटा होता है। टॉप टू बॉटम बात करें तो साइज विल रिमेन फिक्स, लेफ्ट चार्ज विल रिमेन फिक्स, और लेफ्ट टू राइट बात करें तो चार्ज भी बढ़ता है। तो टॉप टू बॉटम बात करें तो साइज बढ़ने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, लेफ्ट टू राइट बात करें साइज भी कम हो रहा है, चार्ज भी ज्यादा हो रहा है, मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो रही है, और जैसे लेफ्ट टू राइट हम बात करेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम कम होगी। आखिरी पॉइंट है विच इज द पोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट से मुराद क्या है जी स्टूडेंट्स, तो आखिरी पॉइंट है पोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट। चलें जी, अब मैं आपको ना मंत्रा इसका समझाता हूं सारा। तो इट्स वेरी सिंपल, देखें असूल क्या है कि अगर मैं सॉल्ट को पानी में डालूं और पानी उस पर हमला कर दे, पानी तभी हमला कर सकेगा ना अगर पानी खुद पोलर है, खुद उसकी पोलैरिटी स्ट्रांग है। इन शॉर्ट अगर मैं आसान लफ्जों और ज्यादा आसान करूं, जितना सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल में इंटरेक्शन होगा उतना ही चांस है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज हो। लेट्स से अगर पानी ना होता, पानी की जगह कोई और सॉल्वेंट होता, उसकी पोलैरिटी वीक होती, तो इंटरेक्शन नहीं डेवलप हो सकता था वाटर का सॉल्ट के साथ। तो उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी तो रिलीज नहीं होती, क्योंकि हाइड्रेशन स्पेसिफिकली यूज करते हैं वाटर के लिए। उस केस में सॉल्वेंट सल्यूट के केस में जो भी एनर्जी रिलीज होती वो कम पोलैरिटी की वजह से एनर्जी कम होनी थी। तो इन शॉर्ट पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ऑब्वियसली ऊपर मैं बता के आया हूं, चार्ज अगर ज्यादा होगा
तो स्टूडेंट्स तब भी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन शॉर्ट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और फैक्टर्स तो हमने देख लिया हाइड्रेशन एनर्जी के। अब नेक्स्ट हम लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करना है, उसके अलावा लैटिक्स एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करना है, और देखना है दोनों का क्या किरदार है किसी भी सॉल्यूट को या सॉल्ट को हम कह सकते हैं वाटर में डिसॉल्व करने के लिए। एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन। जी स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट तरह की वैल्यूज मेंशन है। लाइक NaOH को मैं पानी में डालूंगा तो -44.5 किलो जाउल पर मोल एनर्जी लिखा हुआ रिलीज होगी। अमोनियम नाइट्रेट को पानी में डालूंगा, अमोनियम नाइट्रेट को पानी में डालूंगा तो अमोनियम नाइट्रेट के केस में 25.69 किलो जाउल एनर्जी रिलीज होगी। KNO3 को पानी में डालूंगा तो KNO3 के केस में प्लस 34.89 किलो जाउल एनर्जी रिलीज होगी। HCl को पानी में डालूंगा तो -74.84 किलो जाउल एनर्जी रिलीज होगी। तो पहले तो आप इसको समझ लें कि ये हमने फाइंड कैसे किया है। सब कुछ बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने नाम तो सुना होगा ग्लास क्लोरीमीटर का, और आपको पीछे पढ़ा के भी आए हैं। लेट्स से हमारे पास ये ग्लास क्लोरीमीटर है, मैं अब उसकी एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा, सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दिस इज द सिस्टम जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम ग्लास क्लोरीमीटर है। अब इसमें डिफरेंट तरह की वेरिएशंस आती है, छोटे साइज में भी आते हैं और बड़े साइज में भी आते हैं। करना हमने क्या है कि हमने ग्लास क्लोरीमीटर की तरह का ही एक सिस्टम लेना है, लेकिन थोड़ा उसका साइज बड़ा होगा। हमने करना क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे अमोनियम नाइट्रेट का ये डेल्टा H निकालना है, इसका यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो मेरे लिए कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं अमोनियम नाइट्रेट को इस कंटेनर में ऐड करूंगा। अभी मैं इसकी एक सिमुलेशन भी दिखा देता हूं, लेकिन पहले आप इसको समझ लें। जैसे मैं अमोनियम नाइट्रेट को इस कंटेनर में ऐड करूंगा, कितना ऐड करूंगा, मेक श्योर कि मैंने इसमें अमोनियम नाइट्रेट जो है वो मुझे 1 मोल ऐड करना है, 1 मोल ऐड करना है। अब इस 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इसका एक इनिशियल टेम्परेचर मेजर करना है जिसको मैं बोलूंगा T1। डेफिनेटली उसको मैं हाईली सेंसिटिव थर्मामीटर, जिसको बैकमैन थर्मामीटर भी कहता हूं, मैं उसकी मदद से मेजर कर लूंगा टेम्परेचर। फर्दर मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें वाटर ऐड करना है। ठीक है, मैं वाटर ऐड करूंगा, ये सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। फिर मैं मजीद वाटर ऐड करूंगा, मजीद सॉल्ट हल होगा, मैं मजीद वाटर ऐड करूंगा। मैं कब तक वाटर ऐड करता रहूंगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने तो तब तक वाटर ऐड करते रहना है जब तक सारा सॉल्ट डिसॉल्व ना हो जाए। उसके लिए 50 मोल पानी लगे, 100 मोल पानी लगे, 200 मोल पानी लगे, इनफाइनाइट डाइल्यूट करना है आपने। मेक श्योर करना है कि अगर आपने डेल्टा H किलो जाउल पर मोल में निकालना है तो 1 मोल सॉल्ट या सोल्यूट जो आपने डाला है वो मुकम्मल हल हो, तभी आप उसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसलिए हम सॉल्वेंट कितना ऐड करेंगे, मींस के वाटर कितना ऐड करेंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करनी पड़ेगी उसके लिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करनी पड़ेगी, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए आपको वाटर ऐड करते रहना है, ऐड करते रहना है। और साथ में दूसरी नजर आपकी थर्मामीटर पे हो, क्योंकि आपने अल्टीमेटली चेक करना है। अब स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा, या तो थर्मामीटर पे टेम्परेचर ऊपर जा रहा होगा या थर्मामीटर में टेम्परेचर नीचे जा रहा होगा। ऊपर कब जाएगा, ऊपर तब जाएगा जब सॉल्ट पानी में हल होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर थर्मामीटर का ऊपर जाएगा। अगर पानी से ही हीट एब्जॉर्ब करनी है सॉल्ट ने तो थर्मामीटर पे टेम्परेचर नीचे जाएगा। बहरहाल आपने पानी डालते रहना है तब तक जब तक आपको डिटेक्टेबल हीट मिल रही है। डिटेक्टेबल हीट मिलने का निशानी क्या होगी, या तो हाई होता जाएगा टेम्परेचर या लो डाउन होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, मजीद पानी ऐड करोगे, टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, इसका मतलब देयर इज नो मोर सॉल्ट लेफ्ट। तो वहां तक का जो टेम्परेचर होगा
वो अपर केस में भी जा सकता है टेम्परेचर, लोअर केस में भी आ सकता है, यानी हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, जो भी है। इन केस ऑफ हाई आप T2 निकाल लोगे और फाइनली आप इसका डेल्टा टी निकाल लोगे। शाबाश स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको पता है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको Q निकालना है। Q निकालने के लिए आपको M मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई क्या करना है, डेल्टा टी करना है। डेल्टा टी आपको यहां से पता चल गया, M मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि इस कंटेनर में आपने रिएक्टेंट से मुराद यहां पे कितना वाटर ऐड किया है। आप बेसिकली क्या करोगे, आप बेसिकली जो आपने 1 मोल सॉल्ट डाला है, टोटल मास में से आप उस 1 मोल सॉल्ट के मास को माइनस कर दोगे, बाकी रिमेनिंग मास जो आएगा कंटेनर का खुद का मास भी माइनस कर दोगे, जो रिमेनिंग मास आएगा वो वाटर का मास होगा। अब आप उस वाटर के मास को यहां लिखोगे, उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी है पर ग्राम एस, वो आपको पता है, डेल्टा टी आपने रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह से आप क्यू निकाल लोगे, यानी कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे, जो कि यहां वैल्यूज लिखी हुई हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि किस तरह से एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन की कंस्ट्रक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है। अब हम जानने लगे हैं इनसाइड, इनसाइड माइक्रो व्यू देखने लगे हैं, इसके अंदर क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, तो अब मैं इस प्रोसेस की एक छोटी सी सिमुलेशन आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। तो लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें काफी ज्यादा पानी नजर आ रहा है आपको, और इस कंटेनर के बॉटम पे एक सॉल्ट है जो कि क्रिस्टलाइज फॉर्म में नीचे बैठा हुआ है प्रेसिपिटेट की शक्ल में। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो बेसिकली होगा क्या, अब देखें वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, सराउंड किया ऑपोजिटली आयंस को। इस दौरान हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई होगी, जिसने प्लस माइनस के दरमियान में आयनिक बॉन्ड को लेटिक्स एनर्जी प्रोवाइड करके इनको ब्रेक किया होगा, जिसकी वजह से ये सॉल्ट सारे का सारा क्या होगा, डिसोल्व। स्टिल अभी बैठा हुआ है, अभी इसका मतलब मजीद पानी ऐड करने की जरूरत है। अब इस दौरान पानी के अंदर ही या तो हीट रिलीज हो रही होगी इस डेसोल्यूशन प्रोसेस से, या पानी से हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। डिपेंड करता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है वो कामयाब हो रही है लेटिक्स बॉन्ड्स को ब्रेक करने में या नाकाम हो रही है, जैसे कि मैंने कल बताया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्दर डिटेल के लिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अच्छा एक मिनट ठहरे, रुके, दोबारा वापस आए। अब देखिए ना, जैसे मैंने NaNO3 लगाया था, मैं कॉपर सल्फेट यहां लगाता हूं और देखता हूं क्या उतना ही टाइम लगेगा क्या पानी के मॉलिक्यूल्स के पास कॉपर सल्फेट को अलग करने के लिए। देखें कोशिश कर रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स बार बार सॉल्ट के पास तो आ रहे हैं। प्रॉब्लम इज कॉपर सल्फेट के दरमियान में, क्योंकि कॉपर के ऊपर चार्ज ज्यादा है, +2 चार्ज है, इट्स मीन कॉपर सल्फेट के दरमियान में जो लेटिक्स, जो उसका वो है लेटिक्स, उसका लेटिक बॉन्ड है, यानी कि आयनिक बॉन्ड है, वो बड़ा स्ट्रांग है, उसको तोड़ना पानी के लिए थोड़ा मुश्किल है। इस केस में समझ लो हाइड्रेशन एनर्जी कम रिलीज हो रही है और लेटिक्स एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग है, तो पानी तोड़ नहीं पा रहा सॉल्ट को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, एक्सटर्नली हीट करना पड़ेगा ताकि सॉल्ट ब्रेक हो सके। ठीक हो गया। चले स्टूडेंट्स वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हर सॉल्ट एक ही पैटर्न पे पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, कुछ की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और कुछ की सॉल्युबिलिटी कम होगी। जी स्टूडेंट्स, अब कौन कौन से मरहले हैं जिसमें से गुजरने के बाद सोल्यूशन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला स्टेप है सेपरेशन ऑफ सल्यूट सल्यूट पार्टिकल, जिसे हम डेल्टा एच सल्यूट भी कहेंगे। व्हाट इज मेंट बाय सल्यूट सल्यूट पार्टिकल, जैसे मैंने बोला ना कि ये प्लस माइनस सल्यूट, आपको आई होप के पता होगा सोल्यूशन में जो चीज हम कम क्वांटिटी में ऐड करते हैं वो सोल्यूट है। जैसे कि पानी में नमक ऐड किया तो नमक सोल्यूट है। तो सोल्यूट को अलग होना पड़ता है, सोल्यूशन बनाना है तो इनको अलग होना पड़ेगा। इनको अलग होने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी हम उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूट। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज दिस। सेकेंड क्या है, सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्वेंट पार्टिकल का मतलब क्या है, जैसे पानी के मॉलिक्यूल हैं और वी ऑल नो डैट पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में भी तो इंटरेक्शन है ना आपस में, और वो इंटरेक्शन जो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है हम उसको क्या नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं, शाबाश बोलिए क्या नाम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन केस ऑफ वाटर दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब होगा क्या
कि अब पानी को भी अपनी फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए वो है डेल्टा एच ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ताकि ये सेपरेट हो तो ये स्पेस देंगे ना, यहां पर अगर ये अलग अलग होंगे, पानी के मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, तो आप आपस में देखो ना, इतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल में से कुछ पानी के मॉलिक्यूल अलग हो पाए हैं और वही तो स्पेस दे रहे हैं ना, प्लस को अपने साथ अटैच कर रहे हैं, माइनस को अपने साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है। वापस चलें, तो थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है कि वाटर अब सेपरेट हो गया है। अब वाटर को अगर डाइसेक्ट करें तो वी ऑल नो डैट कि इसके अंदर दो तरह के पोल्स हैं। एक हमारे पास H प्लस, O नेगेटिव, H प्लस, एंड यू ऑल नो डैट दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्ट इस तरह से सराउंड होगा और इसी तरह से O नेगेटिव, H प्लस एंड H प्लस। पॉजिटिव पार्ट जो है वो इस तरह से सराउंड होगा, यानी कि एक नया रिलेशन बनेगा बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मिक्सिंग के बाद। अब इस मिक्सिंग के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होगी, जो बेसिकली हाइड्रेशन एनर्जी है, उसको हम बोलेंगे डेल्टा एच मिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा एच मिक्स। तो आप याद रखिए कि ये जो डेल्टा एच मिक्स है बेसिकली यही होती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और आसान लफ्जों में बताऊं तो डेल्टा एच सॉल्यूट जो है यही होती है डेल्टा एच ऑफ लैटिक्स, डेल्टा एच ऑफ लैटिक्स, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए लैटिक्स एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये जो एक नया रिलेशन बनेगा एंड पे जो मिक्सिंग की वजह से बना है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं? द फर्स्ट स्टेप इज सॉल्यूट एन का मतलब है, सॉल्यूट एन का मतलब है सॉल्यूट इस केस में है, दिस इज सॉल्यूट एन, सॉल्यूट एन, ठीक है। एंड दिस इज सॉल्वेंट एन and this is we can say that के मिक्स हो गया है, सोल्यूशन बन गया है। नाउ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूट एन सोल्यूट में जाएगा, मतलब क्या इसका कि अपने आप को सोल्यूट के पार्टिकल अलग करेंगे, इसके लिए डेल्टा एच सोल्यूट। फिर सॉल्वेंट के एन मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे जिसको हमने एम सॉल्वेंट कहा है, तो डेल्टा एच सॉल्वेंट होगा। फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे होंगे और जिससे क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्स। डेल्टा एच ऑफ मिक्स का मतलब यहां पर क्या है, यूं समझ लो, डेल्टा एच ऑफ मिक्स का मतलब डेल्टा एच हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी। अब जरा मुझे बताओ इन तीनों स्टेप्स के बाद होगा क्या? डेल्टा एच हाइड्रेशन। अब इन तीनों स्टेप्स के होने के बाद ही फाइनली आपके पास सोल्यूशन बनेगा ना। अगर आप फोर्थ स्टेप देखो तो फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप में यही होगा ना कि ये एन सोल्यूट से कैंसिल हो गया, एम सोल्यूट से कैंसिल हो गया, शाबाश। बताइए पीछे क्या बचा? सोल्यूट, सॉल्वेंट मिला और फाइनली क्या बना? सोल्यूशन, शाबाश। अब आपने हेसेस लॉ तो पढ़ा हुआ है, अब बताओ डेल्टा एच एस ओ एल एन का मतलब है हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ सोल्यूशन, जो कि बराबर होगी इन तीनों स्टेप्स को आप ऐड कर दो, आपको फोर्थ स्टेप की एंथैल्पी मिल जाएगी। कौन कौन से तीन स्टेप? डेल्टा एच सोल्यूट, डेल्टा एच सॉल्वेंट, डेल्टा एच मिक्स। अब इसी चीज को सामने रखते हुए मैंने आपके साथ दो एनर्जी साइकिल डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट एनर्जी साइकिल इज वही चीज, आप ये देखो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, शाबाश बताइए जल्दी से। ये देखिए ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इकट्ठे थे, अलग अलग हो गए, तो क्या है? दिस इज डेल्टा एच ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के पार्टिकल इकट्ठे थे, अलग अलग हो गए, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूट। बाद में क्या किया, अब सॉल्वेंट की इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक होगी, सॉल्यूट की इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक होगी। अब इन दोनों आपस में फोर्सेस अट्रैक्शन डेवलप करनी है, और अट्रैक्शन के डेवलप होने से देखो सबसे पहले एनर्जी ग्राफ भी देखो साथ में, ये एरो बता रहा है कि इस प्रोसेस के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एरो बता रहा है कि इस प्रोसेस के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एक बात तो तय है, एक बात तो तय है, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को अलग करना है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। डेल्टा एच ऑफ सॉल्वेंट, ये भी कौन सा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक होगा। डेल्टा एच ऑफ मिक्स, ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा,
क्योंकि जब इंटरेक्शंस पानी के मॉलिक्यूल के और सल्यूट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बनेंगी तो हीट हमेशा रिलीज होगी। पहले 2 स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्योंकि फोर्सेस को ब्रेक करना है, और तीसरे स्टेप में एनर्जी हमेशा रिलीज होगी मिक्सिंग के केस में। अब देखो, फर्स्ट 2 स्टेप में एरो ऊपर जाने का मतलब क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब, फिर एरो ऊपर जाने का मतलब है एनर्जी मजीद एब्जॉर्ब हुई। अब ऊपर जाने के बाद फाइनली आप देखो, यहां पर पहुंचने के बाद जब मिक्सिंग स्टार्ट हुई तो मिक्सिंग के नतीजे में एनर्जी रिलीज हुई और काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। शाबाश, डायग्राम देख के बताओ जल्दी से। एब्जॉर्प्शन वाला काम जितना, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले काम में इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ था, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ था, मैं रेड कलर से बाउंड्री लगा रहा हूं, इतनी एनर्जी समझ लो एब्जॉर्ब हुई थी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब मिक्सिंग के बाद ये एनर्जी रिलीज हो रही है, तो भाई यहीं से मुझे पता चल गया रिलीज एनर्जी ज्यादा हो रही है, एब्जॉर्ब कम हो रही है। जब एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, एब्जॉर्ब कम होगी, तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। समझ गए। मैं यहां पर एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। मान लीजिएगा कि अगर हमारे पास ये जो डेल्टा एच ऑफ सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल ये प्लस 50 किलो जाउल है पर मोल, मिसाल दे रहा हूं। डेल्टा एच ऑफ सल्यूट जो है ये प्लस 100 किलो जाउल पर मोल है। टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 150 किलो जाउल पर मोल की, मिसाल दे रहा हूं आपको। और मिक्सिंग के बाद जो हीट रिलीज हुई, टोटल हीट रिलीज होगी 400 किलो जाउल पर मोल। तो अगले पिछले सारे कर्जे पूरे हो गए। मतलब क्या है इसका, कि जो हीट एब्जॉर्ब की थी उतनी सिस्टम ने कंपनसेट कर दी रिलीज करके, तो ओवरऑल प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप बाजार से कली लेके आओ, लाइम व्हाइट वॉश के लिए, उसको आप पानी में डालो, मिक्स होने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक हो गया। सेकंड केस क्या, अब आप यहां से खुद समझ आएंगे, देखें जरा ध्यान से। वही पहला स्टेप, सॉल्वेंट अलग हुआ, सोल्यूट अलग हुआ, इसके लिए भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसके लिए भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। चलें जी, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब, यहां तक पहुंचे, शाबाश। सोल्यूट भी अलग हो चुका है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद सोल्यूट भी अलग हो चुका है, सॉल्वेंट भी अलग हो चुका है। अच्छा, यहां पर इसको ठीक कर लें, ये सॉल्यूट नहीं है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस ब्रोकन, सोल्यूट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस ब्रोकन। यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचने में पहले दोनों स्टेप हो गए। अब वापसी का रास्ता है, यानी रिलीज करनी है हीट। अब यहां देखें ना, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ ये एरो बता रहा है ये फाइनल स्टेज है, यानी सिर्फ इतनी हीट रिलीज हुई है, इतनी हीट रिलीज हुई है सिर्फ, यानी एब्जॉर्ब ज्यादा हो गई है। ठीक है, एब्जॉर्ब ज्यादा हो गई है और रिलीज कम हो गई है। एब्जॉर्ब ज्यादा हो गई है, रिलीज कम हो गई है। मान लो कि ये डेल्टा एच ऑफ सॉल्वेंट जो है ये 200 किलो जाउल यहां लगा, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूट जो है मान लो यहां पर 100 किलो जाउल लगा। टोटल इन्वेस्टमेंट 300 किलो जाउल की हुई, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, रिलीज सिर्फ समझ लो 150 किलो जाउल हो गया। तो भाई इसका मतलब है कि ओवरऑल सिस्टम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो ये एंडोथर्मिक सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस है। ठीक है, एंडोथर्मिक के अंदर डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा 0 से। इसका मतलब डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन एंड पे जो आएगा उसका वैल्यू प्लस में आएगा। ठीक है, दिस इज द साइन तरह से। और एक्सोथर्मिक के प्रोसेस में डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन जो है, जो फोर्थ स्टेप होता है, फाइनल स्टेप, वो 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होने का मतलब, 0 से छोटा होने का मतलब नेगेटिव में होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे तरीके से साइकिल्स भी समझ आ गए हैं, हर चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर है। अब चैलेंज आपके लिए ये है कि सारे नॉलेज के लेक्चर सुनने के बाद 5 लेक्चर्स मैंने दिए हैं इस नॉलेज के ऊपर, हर एसएलओ मैंने डिटेल से पढ़ा है।
अब ये आपने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लिया आपके तमाम एसएलओस क्लियर हैं, आपको हर किस्म की चीज मैंने करवा दी हुई है। बाकी क्यूआर कोड में इनके आंसर्स भी मौजूद हैं, लेकिन ट्राई करें कि उनको देखे बगैर इसको सॉल्व करें। जी, क्लास में बैठे हुए बच्चों में से किसी का भी कोई सवाल हो? हाँ जी, ऑल क्लियर? ठीक, ओके जी, अल्लाह।